शुरू करूं मैं कि आप कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ, मैं आपका इंटरव्यू पहले लेता हूँ। ठीक है, चलो। ठीक है। आप मुझे बताइए, यूसीसी का आपने नाम सुना होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और अभी कुछ ही समय पहले उत्तराखंड सरकार ने अपने यहाँ पे यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया है। यस। एंड उसके बाद गुजरात भी एक स्टेट के रूप में बाहर आया है। उसने यूसीसी को ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंट, वहां पे भी इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो रहा है यूसीसी। तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, क्या यूपी गवर्नमेंट को भी लॉ में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए should UP government also implement UCC in the state? सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना, वो आर्टिकल 44 डीपीएसपी में ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो सारे स्टेट्स को इवेंचुअली ऐसी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो स्टेट पॉलिसी है, तो हर स्टेट की पॉलिसी ऐसी ही होनी चाहिए। और यूपी गवर्नमेंट को भी फ्यूचर में कोशिश तो करनी चाहिए कि भविष्य में ऐसा लाया जा सके। ठीक है, बट आपको नहीं लगता ये यूसीसी हमारे कल्चरल डाइवर्सिटी के अगेंस्ट जाता है? कल्चरल डाइवर्सिटी के अगेंस्ट सर यूसीसी एज सच नहीं जाता है। ठीक है, आप बोलिए कि मैं अपनी बात को थोड़ा और ऐड करना चाहूंगा इसमें हाँ। कि लॉ कमीशन का भी यह मानना है। लॉ कमीशन ने अपनी कई सारी रिपोर्ट्स दी हैं, जिसमें उसका कहना है कि यूसीसी की एज सच नीड इंडिया में है नहीं। अब आप मुझे अपना ओपिनियन दीजिए। ठीक है सर, ऐसी कोई बहुत अर्जेंट नीड नहीं है, ये बात सही है। बट क्योंकि डीपीएसपी में लिखा हुआ है और इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत मुझे लगती नहीं, तो वी शुड स्ट्राइव टुवर्ड्स इट। और यूसीसी लाया जाए तो उससे सेक्युलरिज्म इम्पैक्ट नहीं होगा, कि सब लोग अपने रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्रीडम होगा उसमें। एक लॉ में यूनिफॉर्मिटी के लिए ऐसा लाया जा रहा है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से दिक्कत होती है। ओके, चलिए आप मुझे बताइए कि आई एग्री कि सिविल लॉज में इंडिया में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, जैसे कि डिवोर्स, मैरिज, बर्थ या इनहेरिटेंस। बट क्या क्रिमिनल लॉ में यूनिफॉर्मिटी है? टेल मी। थ्योरेटिकल नहीं, मुझे प्रैक्टिकल आंसर इसके लिए। आई वांट दी प्रैक्टिकल आंसर। क्रिमिनल लॉ में लार्जली यूनिफॉर्मिटी है, और कुछ कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो स्टेट्स ला देते हैं लॉज, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस स्टेट सब्जेक्ट रहता है, तो उसके लिए ला देते हैं। बट लार्जली यूनिफॉर्मिटी है, सीआरपीसी फॉलो किया जाता है। बट आप यूपी से हैं, यूपी पीसीएस का पेपर भी आप दे रहे हैं, यू आर गोइंग टू इनटू सिविल सर्विसेज यूपी की। कल के दिन आप एसडीएम भी होंगे। बट पॉलिटिकल प्रेशर, जैसे कुछ पर्सन्स होते हैं जिनके द्वारा कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, बट कई सारे पॉलिटिकल एफिलिएशंस होते हैं उनके, या पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, मींस मनी एंड मसल पावर एंड पॉलिटिकल एफिलिएशन। आपको नहीं लगता कि ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके कारण क्रिमिनल लॉ में ऑन अ थ्योरेटिकल बेसिस देयर इज यूनिफॉर्मिटी, बट प्रैक्टिकल लेवल पर यूनिफॉर्मिटी कई बार देखने को नहीं मिलती है, डाइल्यूट हो जाती है? हाँ सर, ये बात सही है कि कभी कभी इन्फ्लुएंशियल लोग गलत इन्फ्लुएंस का अपने यूज़ करते हैं और उससे लॉ को बेंड करने की कोशिश करते हैं। बट जब भी ऐसे मामले कोर्ट तक पहुँचे हैं, ऐसे चीज़ों को बहुत सीरियसली डील किया गया है। और कोई कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, इक्वल
इक्वालिटी बिफोर लॉ का प्रिंसिपल फॉलो किया गया है, और उसी लॉ, मतलब लॉ इज द सुप्रीम थिंग, और उसके हिसाब से ही लॉ को डील किया गया है। तो क्रिमिनल लॉ में यूनिफॉर्मिटी है सर, एबरेशंस आ सकते हैं बट उसको डील किया जाता है यूनिफॉर्मली। ओके, आपको 3 शेप है, एक है सर्कल, एक है ट्रायंगल और एक है एक है स्क्वायर। देयर आर 3 शेप्स। इन तीनों का पैरामीटर सेम है। आप मुझे बताइए कि किसका एरिया सबसे ज्यादा होगा और किसका एरिया सबसे कम होगा। पेरीमीटर सेम है सर। यस, थोड़ा सर कैलकुलेट करने के लिए मुझे टाइम लगेगा। ठीक है, मैं आपको 60 सेकेंड्स देता हूँ, कीजिए। सर क्वेश्चन क्या था, सबसे ज्यादा एरिया? द हाईएस्ट एरिया, द लार्जेस्ट एंड द लोवेस्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो सबसे ज्यादा एरिया जो होगा वो होगा सर सर्कल का, सबसे कम एरिया जो होगा वो होगा ट्रायंगल का, और स्क्वायर बीच में लाया करेगा। सबसे ज्यादा सर्कल का होगा, सबसे ज्यादा ट्रायंगल का होगा। सबसे ज्यादा एरिया सर मेरे हिसाब से सर्कल का होगा। ओके, और सबसे कम किसका होगा? सबसे कम ट्रायंगल का होगा। चलिए ठीक है, वैसे आपने 1 मिनट 25 सेकेंड इसमें ले लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। आप चलिए ठीक है, आप आईआईटीएन हैं, बट अभी आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, एंड मेरा यह है मानना है कि जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो आप समझते हैं कि सरकार के द्वारा जो स्कीम्स लाई जाती हैं वो काफी इम्पोर्टेंट होती हैं, है ना? यस डू यू सर। एग्री विथ? हम्म। ओके, अब मुझे यूपी गवर्नमेंट की 3 सबसे फेमस स्कीम्स के बारे में बताइए। इवन इफ दे आर नॉट फेमस, देन आप किनको कंसीडर करते हैं यूपी गवर्नमेंट की, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट? एक सर 1090 महिला हेल्पलाइन, ये मुझे बहुत अच्छी वो लगती है, इनिशिएटिव लगता है, क्योंकि इससे वुमेन सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा स्टेप हो गया है। दूसरा सर, टूरिज्म सर्किट जो बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, वो भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि यूपी में टूरिज्म का स्कोप बहुत है, उसको इकोनॉमी के लिए यूज़ किया जा सकता है। तीसरा सर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो भी कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा स्टेप है। ओके, आपने बात किया कॉरिडोर्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। मुझे कुछ फेमस कॉरिडोर्स के बारे में बताइए जो यूपी गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे कोई कॉरिडोर याद नहीं आ रहा है। सर डिफेंस कॉरिडोर में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट था, इनफैक्ट टूरिज्म कॉरिडोर्स में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ही डेवलपमेंट होता है, तो एक हम्म, लार्जर टर्म हो जाता है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, ठीक है, वेरी नाइस। डिफेंस कॉरिडोर की आपने बात किया, बता सकते हैं यूपी में कहाँ पे हो रहा है डेवलप?
सॉरी सर, ये मुझे अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, मतलब ये आपको यूपी जीके वगैरह देखने की नीड है। यस सर। ओके, चलिए ठीक है, थोड़े से एनालिटिकल क्वेश्चंस की ओर आते हैं हम लोग। आप मुझे बताइए कि अभी हाल ही में एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है ना? आपको होगा पता, हो रहा है अभी या हो गया है? चल रहा है अभी शायद। ओके, वहां पर इंडिया ने आज आज की न्यूज है, पैक्स सिलिका नाम की किसी चीज पर साइन किए हैं। आप बता सकते हो व्हाट इज पैक्स सिलिका? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे अभी पता नहीं। कोई बात नहीं, चलिए अगर मैं कहूँ कि आप गैस कीजिए इसके नाम को, थोड़ा सा देखकर इसमें क्या हो सकता है, इसके अंदर कुछ भी, एनीथिंग, whichever things come into your mind. सिलिकॉन से सर मुझे सेमीकंडक्टर याद आ रहा है एकदम से। हो सकता है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हो। सिलिका की बात बट अच्छा, सिलिकॉन, क्या सिलिकॉन सिलिका से मिलता है? डू वी गेट सिलिकॉन फ्रॉम सिलिका? नहीं सर, सॉरी सर, एक आपने बोला तो मुझे याद है, सिलिका वो सैंड वगैरह से थोड़ा रिलेटेड रहता है, तो कुछ ओके, मैं सर गेस नहीं कर पा रहा हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक, कोई बात नहीं, वैसे आप सही जा रहे थे। सिलिकॉन सिलिका से ही मिलता है, सिलिका सैंड होती है, सैंड में मतलब सिलिका होता है, सिलिका जो उससे अपन लेते हैं उसी से सिलिकॉन बनता है। एंड यस, पैक सिलिका सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को कंट्रोल करने के लिए यूएसए के द्वारा स्टार्ट किया गया एक इनिशिएटिव है, ताकि चाइना प्लस वन जो कंसेप्ट है उसको अचीव किया जा सके, चाइनीज डिपेंडेंस को खत्म किया जा सके। अच्छा, अभी मैंने एक टर्मिनोलॉजी यूज की, चाइना प्लस वन। कैन यू शेयर विथ मी व्हाट इज चाइना प्लस वन इनिशिएटिव, और व्हाट इज दिस टर्म चाइना प्लस वन? सर जैसे कि आपने बताया, चाइना प्लस वन इनिशिएटिव यही है कि चाइना पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए हमेशा एक ऑल्टरनेटिव तैयार किया जाए हर फील्ड में चाइना, क्योंकि चाइना पे मैन्युफैक्चरिंग पे चाइना के या कुछ हद तक असेंबलिंग पे भी एक टाइम तक बहुत डिपेंडेंसी थी। तो ये उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव हम हर फील्ड में प्रिपेयर किया जाए, ये स्ट्रैटेजी है। ओके, चाइना प्लस वन में इंडिया के अलावा ग्लोबल लीडर्स या ग्लोबल कंट्रीज के लिए और क्या अच्छे अल्टरनेटिव हो सकते हैं अपार्ट ऑफ इंडिया? सर रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए जैसे कहा जाता है कि हांगकांग का सोर्स रहता है, क्योंकि हांगकांग में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स बता सकता हूँ मैं सर। जैसे सेमीकॉन में जाएंगे तो फिर ताइवान हो जाएगा, फिर ये प्रेशियस मेटल्स में जाएंगे तो फिर अफ्रीका भी एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। वैसे ऐसे कई सारे देश हो जाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए आजकल एक कंसेप्ट देखने को मिल रहा है, कई लोग इस बारे में बात करते हैं कि फार्मर्स आर disappearing from rural areas. Why do we hear that statement line? सर ये स्टेटमेंट फार्मर सुसाइड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दी जाती है, क्योंकि फार्मर्स डेब्ट ट्रैप में फंस के जब डेब्ट नहीं दे पाते हैं या और भी प्रेशर से, क्रॉप फेलियर से, फाइनेंशियल प्रेशर्स मोस्टली होते हैं, उसकी वजह से वो कोप अप नहीं कर पाते तो सुसाइड्स हो जाते हैं बहुत सारे। तो इस वजह से ये डिसअपियरिंग फार्मर्स वाला कॉन्सेप्ट है। और कुछ हो सकता है क्या इसमें? सर और कुछ तो मुझे अभी नहीं याद आ रहा है। क्योंकि मैंने बोला फार्मर्स आर डिसअपियरिंग फ्रॉम रूरल एरियाज, सुसाइड आपको नहीं लगता है कि बहुत छोटा फैक्टर आप बता रहे हैं? हाँ हर जगह तो सुसाइड नहीं हो रहे हैं, जनरली हमें फार्मर सुसाइड महाराष्ट्र में सुनने को मिलते हैं। आपको नहीं लगता कि फार्मर्स आजकल एग्रीकल्चर से हटकर इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, माइग्रेशन बहुत देखने को मिलता है, और
स्पेशली आप तो यूपी से हैं, यूपी एमपी जो ये एक क्षेत्र है बिहार, यहाँ के ज्यादातर फार्मर्स यहाँ से मूव करके गुजरात सिलवासा या दिल्ली एनसीआर में जो फैक्ट्री है वहां पे एज अ वर्कर के रूप में जाने लगते हैं। हाँ सर, वो डिसअपियरिंग फार्मर्स आपने बोला तो वो फ्रेज सुसाइड के लिए यूज किया जाता है। मैं सोचा आप उस फ्रेज की बात कर रहे हैं, बट अब मैं समझ रहा हूँ आप डिसअपियरिंग वर्ड को इंग्लिश का वर्ड ले रहे थे। तो हाँ, वो माइग्रेशन से रिलेटेड। मैंने बोला था फार्मर डिसअपियरिंग फ्रॉम रूरल एरियाज। हाँ सर, फार्मर्स रूरल एरियाज में ही होते हैं, तो मैं उसको इतना ध्यान नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। आर यू एग्री विद दिस? डू यू एग्री? यस। So what are the impacts of increasing urbanization on rural areas? रूरल एरियाज पे सर जो इम्पैक्ट हो रहे हैं इंक्रीज ऑफ अर्बनाइजेशन के, ये सबसे पहली बात तो एक सेक्टर शिफ्ट हो रहा है एग्रीकल्चर से दूसरे सेक्टर्स में शिफ्ट हो रहे हैं। एग्रीकल्चर पे फोकस कम हो रहा है क्योंकि अर्बनाइजेशन से बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस आ गए हैं जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकते हैं। वो अच्छा भी है बुरा भी है, बट ये हो रहा है शिफ्ट। दूसरी चीज़ एक ये है, कल्चरल शिफ्ट एक बहुत मेजर देखने मिल रहा है कि वेस्टर्नाइज्ड कॉन्सेप्ट्स या फिर अर्बन कॉन्सेप्ट जो हैं वो अब विलेजेस में भी आते जा रहे हैं। जैसे जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट भी अब धीरे धीरे प्रोपोगेट कर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये सर मेरे दिमाग में जो आ रही है कि ग्लोबलाइजेशन का भी एक इम्पैक्ट बढ़ रहा है अर्बनाइजेशन की वजह से रूरल एरियाज में, क्योंकि अब धीरे धीरे एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है इंटरनेट की एज आने से भी। तो ये कुछ कुछ फैक्टर्स हैं सर जो मुझे लगते हैं रूरल एरियाज को इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे आपके फैक्टर में आपने जो इम्पैक्ट्स बताए उसमें ऑलमोस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। आप मुझे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट बता सकते हैं अर्बनाइजेशन का हाँ सर, ऑन रूरल? हेल्थ फैसिलिटीज़ बेटर आती जा रही हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बेटर आते जा रहे हैं, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होता जा रहा है। तो ये कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं सर। चलिए ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है, आपका इंटरव्यू एंड होता है। हाँ भाई, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, फार्मर्स आर डिसअपियरिंग फ्रॉम रूरल एरियाज, तो इसका आंसर सुसाइड वाला नहीं है। मैंने इसे एक बार क्रॉस चेक अभी किया है अच्छा। जेमिनी से, ये वही फार्मर्स रूरल एरिया को छोड़ के माइग्रेट हो रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है। आप अपना इंट्रो दे दो। यस। इंट्रो दे दो भाई, इंट्रो। हेलो, आवाज नहीं आ हेलो हेलो, नहीं नहीं आ रही। तो ठीक बताओ, है, इंट्रो दो आप। हाँ, हेलो सर, गुड इवनिंग सर। मैंने अपनी ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर्स में हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की हुई है, और अभी मैं उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ में
जूनियर मार्केटिंग सुपरवाइजर के पोस्ट पर हूँ। सर मेरी अभिरुचि कविताएं लिखने, ऐसे लोग जिनको स्टैमरिंग की समस्या है उनको हेल्प और एडवाइस करने में है, और इसके लिए मैं एक ऑर्गेनाइजेशन द इंडियन स्टैमरिंग एसोसिएशन के साथ एसोसिएटेड हूँ। जी सर। हम्म। ठीक है। एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है, पेरीमीटर पी है, तीनों का एरिया बताइए क्या होगा। जी सर। सर आप मुझे 1 मिनट का मुझे कुछ समय देंगे ताकि मैं कैलकुलेशन कर सकूं। हाँ हाँ, ठीक। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ट्रायंगल कोई स्पेसिफिक है जैसे कि इक्विलेटरल? हाँ सर। इक्विलेटरल है। ठीक है। सर सर्कल का एरिया होगा पी स्क्वायर अपॉन 4 पाई, स्क्वायर का एरिया होगा पी स्क्वायर अपॉन 16 एंड ट्रायंगल का एरिया होगा सर पी स्क्वायर अपॉन 12√3। इसको कंपेयर करके बताइए कौन बड़ा छोटा कौन है। जी सर। सर सर्कल का एरिया सबसे ज्यादा होगा। सर स्क्वायर का एरिया स्क्वायर का एरिया उससे छोटा होगा एंड ट्रायंगल का एरिया सर सबसे छोटा होगा। जी सर। √3 की वैल्यू क्या होती है। सर √3 की वैल्यू सर 1.732। √2 की। सर 1.414। ये पाए। सर पाई की 3.14। ठीक है। सर अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है। पाए का पाए के बारे में बताइए थोड़ा। पाए कहाँ से आया, किसने लाया। सर पाई के लिए हमारे इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट का नाम काफी फेमस है कि उन्होंने पाई की वैल्यू को काफी स्थान तक दे दिया था। ये सर एक मतलब हमारे इंडिया में एंशिएंट मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट। इसके अलावा सर पाई एक इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर जिसकी हम एक फिक्स वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। मीन्स ये 3.14 के बाद भी ये रिकरिंग बट नॉन रिपीटेटिव पैटर्न में आती जाती है सर। और पाई का यूज सर सर्कल एंड स्फीयर आदि के एरियाज एंड सर्कल एरिया और मतलब उनका लेंथ मेजर करने के लिए काफी ज्यादा किया जाता है सर। हम्म। आपने फिजिक्स ऑनर्स करी है। जी सर। नेवियर स्टोक्स प्रिंसिपल क्या होता है। आई एम सॉरी सर, मुझे अभी इस समय नेवर स्टोक्स प्रिंसिपल याद नहीं आ रहा है सर। ठीक है।
एकमन स्पाइरल के बारे में आपने सुना है? सर एकमन स्पाइरल। सॉरी सर। ओशन करेंट्स का ये होता है स्पाइरल। ठीक है। आ, आप मुझे ये बताइए, कुछ कोल्ड ओशन करेंट्स के नाम बताइए। सर कोल्ड किसके ओशन नाम? कोल्ड ओशियन करेंट्स के नाम। जी सर। सर सबसे फर्स्ट कैलिफोर्निया करंट, सर केनरी करंट, सर पेरू करंट, ये सर बहुत ही फेमस 3 कोल्ड ओशन करंट्स हैं सर। पेरू करंट कोल्ड करंट है? जी सर। कौन सा डेजर्ट बनाता है? सर अगर मैं सही हूँ तो ये अटाकामा डेजर्ट बनाता है सर, if I'm right, I mean sir I'm not 100% sure, but ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में चिली एंड पेरू के आसपास से होके निकलती है सर, ये मेरा एक अनुमान है। चिली पेरू का आपने नाम लिया है। गुआनो बर्ड्स के बारे में आप जानते हैं? गुआनो बर्ड्स। सॉरी सर। नाइट्रोजन डिपॉजिट्स होते हैं पेरू में, चिली वाले रीजन में, उसके बारे में आप सुना है? सॉरी सर, मैंने इसके बारे में सुना तो नहीं है सर। ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हैं? सर अभी मैं उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ में सर कार्यरत हूँ सर, उत्पादन शाखा में। शादी कब कर रहे हैं? सर अभी मेरी मतलब अभी सर जो मैंने एक सोच रखा है अपने मन में कि अभी एटलीस्ट मिनिमम 2 साल मैं शादी नहीं कर रहा हूँ, क्यों? उसके बाद सर शादी का विचार। सर मेरा यह अनुमान है कि 2 साल और मैं अपने कैरियर पर सीरियसली ध्यान 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 देना चाहता हूँ, लाइक सिविल सर्विस एंड मेरी जॉब, और मैं आर्थिक रूप से अभी सशक्त होना चाहता हूँ। उसके बाद सर मैं शादी की तरफ ध्यान दूंगा। अरेंज्ड मैरिज वर्सेस लव मैरिज, क्या आपको बेहतर लगता है? सर ये दोनों ही सर, अरेंज मैरिज एंड लव मैरिज सर, पर्सनल एंड सोशल चीजों से इम्पैक्ट होती है। इनमें लोगों के अपने खुद के ओपिनियन होते हैं और बहुत से लोग अपनी फैमिली एंड सोसाइटी को देखकर डिसीजन मैं लेते हैं। आपके ओपिनियन की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, मेरा ओपिनियन सर, क्योंकि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उसके आधार पे मैं अरेंज मैरिज की तरफ जाना ज्यादा प्रेफर करूंगा सर। आपका ऐसा क्या एक्सपीरियंस रहा है, अगर आपको आपत्ति ना सर हो? मेरी जी सर श्योर। सर मेरा अनुभव बहुत ही साधारण अनुभव है, जो कि सर ऐसा है कि मेरे मेरे सब महिला मित्र ज्यादा नहीं रहे हैं, और इस तरीके से मैं प्रेम जो कि एक चीज है उसके प्रति मेरा अनुभव उतना अच्छा नहीं है। इस वजह से मैं सर अरेंज मैरिज की तरफ जाना ज्यादा प्रेफर करूंगा। प्रेम को एक पॉल्यूटेड आइडिया क्यों कंसिडर किया जा रहा है? प्रेम तो माँ से भी होता है, पिता से भी होता है, उसको आप प्रेम बोल दे रहे हैं कि प्रेम से मेरा अनुभव बेकार रहा है, क्या है ये? जी सर। सर मैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैंने गलती से सिर्फ प्रेम शब्द को इस तरीके से दिखा दिया कि वह सिर्फ महिला मित्र के साथ हो सकता है या फिर महिलाओं के साथ हो सकता है, जो कि आप एक प्रेमी प्रेमिका वाले। सर आपका मीन सर, प्रेम सर एक पॉल्यूटेड आइडिया
नहीं है। आप किसी महापुरुष से भी आपको प्रेम हो सकता है, आप अपनी माताजी से स्नेह रहता है, प्रेम होता है। और प्रेम सर एक बहुत ही अच्छा विचार है। मैं जिस प्रेम की बात कर रहा था वो सर प्रेमी और प्रेमिका वाला प्रेम है, और इसमें मेरा अनुभव सर सही नहीं है। मैं उसको भी सर एक पॉल्यूटेड आइडिया नहीं मानता हूँ सर। ठीक है। ई वोटर्स क्या होते हैं? सर मुझे एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं पता, लेकिन अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं इस पर गैस। हाँ, करिए गैस। सर जहां तक मेरा अनुमान है कि ई वोटर्स की सुविधा उन वोटर्स के लिए लाई गई है जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पोलिंग बूथ तक आकर वोट डालने में असमर्थ हैं। उनके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ई वोटर्स जैसी सुविधाएं लाई जा रही हैं। स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर में डालने पर एनजीओ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का क्या इस पे कहना है? सर एनजीओ के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है क्योंकि उनका मानना है कि ये एनिमल राइट्स के अगेंस्ट है। जैसे एनिमल भी इंसानों की तरह है, एक लिविंग बीइंग है, तो उनके साथ शेल्टर में डालने से ये उनके अधिकारों का हनन होगा। एंड सुप्रीम कोर्ट का सर इस पर ओपिनियन यह है। सर सुप्रीम कोर्ट अभी हाल ही में भारत में डॉग बाइट्स के केसेस काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इवन इंडिया रेबीज के मामले में विश्व के वन थर्ड से वन फोर्थ केसेस इंडिया में देखने को मिलते हैं, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने रेबीज के कंट्रोल के लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की बात कही है सर। ठीक। यूपी में पॉल्यूशन के सिनेरियो पे आप बताइए, कैसा सिनेरियो है यूपी में पॉल्यूशन का? कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, और क्यों पॉल्यूशन बढ़ रहा है? जी सर, सबसे फॉरमोस्ट पॉइंट जो मेरे दिमाग में आता है कि एनसीआर में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सर पॉल्यूशन से सीधे सीधे इम्पैक्टेड हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली एनसीआर के जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनके साथ कांटेक्ट में है। सेकेंड चीज सर, उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाएं हैं वो पंजाब हरियाणा के इंडस्ट्रियल एरिया से जो पॉल्यूशन होता है उसको यूपी के कई क्षेत्रों में लेकर जाती हैं। सर आई एम सॉरी सर, मैं थोड़ा आपके क्वेश्चन को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि आप डायरेक्ट आपका क्वेश्चन सिर्फ एयर पॉल्यूशन के लिए था या सिर्फ पॉल्यूशन के लिए था? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। पॉल्यूशन। ओके सर, यस सर। इसके अलावा सर कानपुर आगरा की जो इंडस्ट्री है वहां पे उनके द्वारा सर एयर पॉल्यूशन के साथ साथ स्पेसिफिकली जो वाटर पॉल्यूशन है वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है सर। सॉइल के ऊपर भी इसका असर पड़ा है, सॉइल की फर्टिलिटी। देन सर यूपी में सर बुंदेलखंड का एरिया है, जैसे कि ललितपुर हुआ, वहां पे सर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के कारण एंड माइनिंग के इम्पैक्ट से वहां का सर ग्राउंड वहां का सर ग्राउंड वाटर काफी पॉल्यूट हो रहा है सर। ये सर कुछ चीजें हैं, इनके अलावा और भी कुछ हैं सर, बट ये कुछ विशेष हैं सर।
ठीक है। आपने कभी किसी एनजीओ के साथ काम किया है? जी सर। तो एनजीओ फंडिंग को लेके बहुत इश्यूज उठते रहते हैं। हाँ सर। क्या इशू? सर जो सबसे प्रमुख इशू सर यह है देखा गया है कि एनजीओज अपने पास आने वाले डोनेशंस का सही से रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। अभी एक रिपोर्ट में भी यह बात सामने आई थी कि क्लोज टू 90% से ज्यादा एनजीओज ऐसे हैं जो अपने ऑडिटिंग या अकाउंटिंग को मेंटेन करके नहीं रखते हैं। एंड कुछ एनजीओज पर सर ये भी एलिगेशंस आता है कि उन्हें जो फॉरेन फंडिंग मिलती है वो इंडिया में कुछ नेगेटिव कॉनोटेशंस एंड एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए भी यूज की जाती है। ऐसे भी सर कुछ एविडेंसेस एंड एलिगेशंस सर देखने को मिलते हैं सर। ठीक है। आपके जिस एनजीओ में आप काम करते हैं, इंडियन स्टैमरिंग एसोसिएशन एनजीओ कह लीजिए, एसएचजी कह लीजिए, उसमें क्या क्या इश्यूज हैं जो आप इम्प्रूव करना चाहते हैं? जी सर। सर सबसे पहला इशू मैंने देखा है कि हमारे एनजीओ में कई लोग ऐड हो जाते हैं बट वो सर फिर एक्टिव नहीं रहते हैं। मीन्स मुझे लगता है कि एनजीओ और उस फील्ड के प्रति उनके अंदर मोटिवेशन का अभाव होता है और मुझे लगता है कि उसके लिए सर कुछ स्टेप्स लिए जाने बहुत आवश्यक है। एंड सेकंड इशू सर मैं देखता हूँ कि सर एनजीओज जो सर एनजीओ है उसके सर ऑफलाइन वर्कशॉप जो होती है वो काफी रेगुलर होती हैं। अगर वो रेगुलर कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाए तो काफी सकारात्मक चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बट सर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारा एनजीओ जिसके साथ मैं ज्वाइंट हूँ वो काफी अच्छे लेवल से काफी अच्छे लेवल पर निस्वार्थ रूप से लोगों के लिए हेल्प कर रहा है। ठीक है, योर इंटरव्यू इज ओवर। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ भाई, क्या फीडबैक है? यार ठीक है, दो जगह आपने लंबा आंसर दिया था थोड़ा, बाकी आज सही था आपका आंसर। वो वो एक प्रेम वाला था, वो थोड़ा सा पकड़ लिया मैंने। तो वो सब चीजें थोड़ा, ऐसे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सावधानी से जाना, क्योंकि हम्म। वो फिर थोड़ा सा सोच समझ के बोलना, क्योंकि आप बोल रहे प्रेम तो वो हाँ एकदम से बहुत नेगेटिव लग सकता है कि यार प्रेम आपके लिए यही है क्या। हाँ, सही बात है, बिल्कुल आई एग्री। बट आप शब्द गलत यूज कर दे रहे हो, बस मैं ये कह रहा हूँ। वैसे इसके लिए क्या आंसर सही हो सकता था? अब ये मुझे समझ नहीं आता। अभी जैसे मैंने आपसे बात करना शुरू किया, अब मैं एकदम रिलैक्स हो, मतलब देखो मैंने उस चीज को सोचा, शुरू हो गया। मतलब ठीक है, चलो इस पे मैं काम करता हूँ, देखता हूँ, है ना। भाई खूब मौक दो, खूब मतलब मौक दो, इसका तो इलाज वही सब है। ठीक है, आपका नेट गया भाई फिर से। नेट आ गया, चलो ठीक है। हाँ, हाँ हाँ हाँ, नेट का इशू आ रहा है। यही है, एक वो था और बाकी लंबा आंसर था, बाकी ठीक था। हाँ, उसमें वो वाले में यार ठीक है, आप कह सकते हो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, बट एक ये भी बात है, हो सकता है आपका पर्सनल कुछ भी हो, बट आपको वहां जाके ये नहीं बताना है ना कि मेरा पर्सनल ऐसा ऐसा था, उसकी वजह से अब मैं करूंगा ही नहीं। तो एक तरह से ये हो अच्छा, जाए। पता है, आपने भी मेरे आंसर को रॉन्गली इंटरप्रेट कर लिया। इसका मतलब मैं सही से आंसर दे ही नहीं पाया। मैं ये बोलना चाह रहा था कि मेरे साथ कभी प्रेम प्रसंग हुए ही नहीं है, मतलब मुझे प्रेम नहीं हुआ है। अच्छा, ऐसा बोल रहे हो आप? मैं समझा कि हाँ, कुछ गड़बड़ हो गया है। नहीं वही मैं अभी आप जब ऐसे बोले तो मैं समझा कि अरे आप भी अलग अलग समझ लिए, तो इंटरव्यू तो समझ ही सकते हो। वहां तो 5 लोग बैठेंगे, कोई ना कोई तो समझ ही लेगा नेगेटिव। नहीं, आपने बोला मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, आपको ये बोला था एक्सपीरियंस रहा ही नहीं। ये बोलते ना, मेरा भी नहीं रहा है कुछ, बट मतलब वही है कि ये बोलो ना भाई कि एक्सपीरियंस रहा नहीं है मैंने कभी इस दिशा। बट जब रहा नहीं है तो फिर आप उसको क्यों डिस्कार्ड कर रहे हो?
नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ ना कि भाई मैं लव मैरिज में इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मेरा कभी लव वाला फैक्टर रहा नहीं है किसी महिला मित्र के साथ, क्योंकि मैं पूरे तरीके से एग्जाम में था या किसी भी चीज में था, मैं कभी उस चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखा पाया, आगे नहीं आया, तो मेरे पास अरेंज मैरिज के अलावा ऑप्शन नहीं बचता है। तो वहां बल्कि ये बात बोलोगे तो फनी हो जाएगा ना थोड़ा, आप ऐसे बोल दो ना कि सर फिलहाल तो आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन अदर देन अरेंज मैरिज बिकॉज आई डोंट हैव एनीवन टू परस्यू, ऐसे करके कुछ बोल दो। हाँ मतलब हाँ वही, बल्कि ह्यूमर एक अच्छा चीज है, ह्यूमर लाकर बोलने से इतना सच बोलोगे कई सारे मामलों में, पर्सनल मामलों में मुझे लगता है उतना अच्छा रहता है कि इतने दिन से तैयारी कर रहे हो नहीं हुआ, सर अब तैयारी मेरे हाथ में है, नहीं हुआ मैं क्या कर सकता हूँ, जो सच है भाई तैयारी हाँ मेरे बाकी मैं नहीं कर सकता, अब उसको आप डिफेंड करोगे तो फिर वो इनसिक्योर लगोगे, सिक्योर रहो भाई, नहीं मिला कोई नहीं मिला, मैंने खोजने की कोशिश नहीं की, ठीक है। तो मैं वही मतलब मैं बोल वही रहा था, लेकिन बहुत डिप्लोमेटिक वे में बोल रहा था, कुछ ज्यादा ही औपचारिक हो रहा था। डिप्लोमेटिक में नहीं दिक्कत है, आप बात हम्म। अपनी कन्वे नहीं कर रहे थे सही से, हाँ डिप्लोमेटिक मैं बात बोलना चाहिए हाँ मतलब हाँ वही। आपका और भाई पूरा। एक और इशू मैं फेस कर रहा हूँ, मैंने देखा 2 दिन से कि मैं हंसने हंसने लग जा रहा हूँ, नहीं वो मतलब आप हंसते मेरे देख। साथ हंस रहे हो ना, वहां पे नहीं हंसोगे, और हाँ वहां अगर इंटरव्यूअर हंस भी दे रहा है और आप हंस दे रहे हो तो उसमें क्या दिक्कत है भाई, वो हंस रहा है आप रेसिप्रोकेट कर रहे हो एक तरह से, वो हंस रहा है आप मुंह बनाए रहोगे ठीक तो अजीब लगेगा ना फिर। है, ओके ओके तो ओके, ठीक है अच्छी बात है मुझे भाई, ऐसा फील अगर आती है। आप भी मुस्कुराओ, और ये तो बेस्ट केस सिनेरियो है, अगर इंटरव्यू लाइट हो हम्म, जा रहा है तो वो तो बहुत अच्छा हो जा रहा है, फिर आपकी पर्सनालिटी मतलब चार्मिंग हम्म, आदमी हो भाई, ये अच्छा चल रहा है इंटरव्यू, मुंह बना के नहीं बैठे हुए हो। हाँ बहुत ज्यादा भी नहीं करना है ये सब हरकत, बट एक ऑफिसर की तरह जितना एक डिसेंट स्माइल होती है वैसा वाला, बाकी एक काम करिए, आइए आप वालों का मैंने देखा था, 500 रुपए में है इनका, इनका फिर ऑफलाइन इंटरव्यू हो जाएगा, तो दे दूं क्या 500 रुपए जाके दिया हूँ इनका। दे आओ पहले मैं सोच रहा था, है ना, ऑफलाइन, हाँ मॉक दे दो, वही। बाकी आप मेरा बता दो फीडबैक। हाँ हाँ आपका फीडबैक भाई, एक सेकंड है ना, खोल लो। जननी है रामदूत हनुमान। हाँ भाई, 3 स्कीम्स ऑफ यूपी गवर्नमेंट। अरे आपका यूपी वाला पढ़ो भाई, आप पता इस स्कीम्स तो ये है ही नहीं ना, ये स्कीम नहीं है भाई, अब स्कीम्स क्या होते कुछ आ ही नहीं रहा था, मैं क्या बोलता, मैं बोला इनिशिएटिव बोल रहा हूँ मैं। हैं। बट फिर भी मुझे खुशी हुई कि आपने इनिशिएटिव को भी इस तरीके से बताया कि वो स्कीम जैसा फील दे गई थी उस समय पे। बट रियलिटी में आप बता दो, मैं आपको एक दो स्कीम के नाम मतलब बताता हूँ अभी के लिए। एक तो जीरो पावर्टी स्कीम, जीरो पावर्टी स्कीम जो कि भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे स्टार्ट हुई है, और ये यूपी में काफी फेमस है। वो यूपी में गांव लेकर आ रहे हैं जिनको वो जीरो पावर्टी बना रहे हैं, मतलब लोगों को पावर्टी से बाहर लेकर आ रहे हैं। हाँ, इसको अगर उठाओगे तो पावर्टी वाला टॉपिक भी उठाएगा, ये भी याद रखना। तो वो तो आपका अच्छा है, उसमें आपको इशू नहीं है। फिर और दूसरा, कन्या सुमंगला योजना, इस बार के बजट में भी इससे बात की गई है। कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत विमेन की जब जब लड़कियों की शादी होती है तो हाँ, फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है, जो पहले 50,000 था अब 1 लाख हो गया है ना। एंड थर्ड स्कीम आप फार्मर्स के लिए आप वो बता सकते हो, स्टूडेंट्स के लिए बहुत सिंपल है, स्वामी विवेकानंद स्कीम है जिसके तहत स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को। इस बार के बजट में भी थी, तो मतलब आपने 3 अलग-अलग डोमेन से उठा ली, विमेन, यूथ एंड पावर्टी। अच्छा, यूथ में आप एंटरप्रेन्योर के लिए बता सकते हो एम युवा स्कीम, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसके तहत जो युवा उद्यमी है उन्हें लोन दिया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। 4 स्कीम हो गई, ठीक है भाई, है ना। ठीक है नोट कर लिया हूँ। मैं इसलिए अभी के अभी बता दिया ताकि अभी दिमाग में चला जाए आपके एक पल को, फिर जब देख, क्योंकि कई बार मैंने देखा चीजें छूटती जा रही है मेरे साथ, तो भाई मुझे लग रहा है कि अभी तक आपके जितने इंटरव्यू है ना उन्हें रिवाइज करूं, अब कुछ नया ना करूं, उनको रिवाइज कर लूं, फिजिक्स के क्वेश्चन, जॉब के क्वेश्चन, डेयरी के, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, अब चीजें याद आ रही है।
तो आई शुड रिवाइज दीज चीजें, क्योंकि बाकी चीजें तो नॉर्मली अब मुझे लग रहा है कि अब आंसर आने शुरू हो गए हैं, पहले नहीं आते थे मेरे आंसर, बट एक समझ में आ गया कि ज्यादा बोलना नहीं है, एक पॉइंट बोल के बंद हो जाओ। आप बता दो फीडबैक। और पैक्सिल का हाँ आपको पता नहीं है, काफी टाइम से न्यूज में है भाई, तो इसे थोड़ा थोड़ा न्यूज को आपको देखना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा अपन एक काम करते हैं, किसी दिन एक दिन पूरे दिन बैठते हैं और सारे इंपॉर्टेंट न्यूज को थोड़ा थोड़ा करके फटाफट कंप्लीट करते जाते हैं। यूपी का आप फिक्र छोड़ दो, मैंने यूपी के लिए मुझे एक डॉक्यूमेंट आई हैव गॉट, जिसको मैं उसमें लिखता जा रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, उसी में और ऐड कर दे रहा हूँ। 2 दिन में मैं उसे आपको भेज दूंगा कंप्लीट कर कर। अगर आपको अनकम्प्लीटेड चाहिए तो मैं अभी भेज दूं, और अगर उसमें लिखा हुआ चाहिए तो मैं वो आपको 2 दिन में भेज दूंगा। यूपी का क्या है वो? देखो मैं भेज रहा हूँ, आप समझ जाओगे, और कैसा मैंने किया है मैं वो भी भेज दे रहा हूँ। रुकना। ये वाली ये चीज आई ये कर लेनी चाहिए वैसे हमें, ये मैं भी सोच रहा था, क्योंकि देखो डैफ वगैरह ना क्या है कि हमारा अपना है, उसमें हम ब्लैंक नहीं हो रहे हैं। हम्म। डैफ वाले में कुछ भी हो जा रहा है, घुमा फिरा के हम बता ही दे रहे हैं। बट जब भी हाँ क्वेश्चन फिर आ रहा है, आप भी कभी कभी ब्लैंक हो जा रहा है, मैं भी कभी, तो इसको एक बार खत्म कर लेते हैं। हाँ, एक दिन बैठ के इसे खत्म ही कर लेते हैं ना भाई। तो कल बैठोगे? बैठ जाता हूँ, कल तो मैं फ्री ही हूँ पूरे दिन। हाँ तो कल बैठ जाते हैं। कल मैं दोपहर तक फ्री हूँ, उसके बाद मेरी फ्लाइट है, और एक बार मैं घर पहुंच गया तब तो मैं पूरा दिन फ्री हूँ। ठीक है, फिर सही है। आपका इंटरव्यू 28 को है ना, 25 को मेरा IM वाला इंटरव्यू हो जाएगा। 25 के बाद तो मैं आपको पूरा दिन दे दूंगा, 1-2 दिन, तो अपन जितना डिस्कशन करके जैसा करना हो कर लेना भाई। हाँ हाँ, मतलब अभी लास्ट लास्ट में आप थोड़ा मेरा 1-2 घंटे भी इंटरव्यू ले लेना, सिर्फ मेरा ही ले लेना, क्योंकि मेरे पास इतना फिर मैं। मैं आप ही कर लूंगा, अभी 2-3 दिन जितने डायमेंशन निकाल सकता हूँ उन्हें निकालता रहूंगा। और मैं एक दिन में 3-3 मतलब सेशन रख लिया, फिर कंटिन्यूअस लूंगा, 25 मिनट का ना करके आपका 1 घंटे का लूंगा कंटिन्यूअस। तो कई सारी चीजें निकलती जाएंगी, और उसमें एक काम मैं ये भी करूंगा कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, तो मैं थोड़ा उनके आंसर भी उसी मोमेंट पे छोटा सा दे दिया करूंगा, मतलब वैसे नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग वे में, क्या रहे वो चीज जैसे अभी मैं करता भी हूँ समटाइम्स, अगर आपने देखा हो तो वो हेल्पफुल होगा। देखो मैं यूपी वाला एक डॉक्यूमेंट आपको भेजा हूँ, बहुत सही डॉक्यूमेंट है भाई, ये जा रहा है, देखो इसका मैंने फर्स्ट पेज कंप्लीट किया है अभी, और उसी फर्स्ट में भी आपकी कई सारी बेसिक चीजें जो आप